हेलो एवरीवन, आप सभी का तो पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 11 फरवरी 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाल ही में किस संगठन द्वारा अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? डीआरडीओ द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के आधिकारिक यात्रा पे गए हैं? तो मलेशिया। किस राज्य पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन साइबर हॉक 3.0 चलाया जा रहा है? तो दिल्ली पुलिस द्वारा। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया है? इंडिया के द्वारा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत पारस्परिक शुल्क 18% किया गया है? तो ये था अमेरिका। इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो ये बना है अलवर, राजस्थान का। कुनू नेशनल पार्क में 5 शावकों के जन्म के साथ देश में कुल चीतों की संख्या कितनी हो गई है? 35। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस राज्य के तट पर समुद्री कृमि की 2 नई प्रजाति की खोज की गई है? ये किया गया है वेस्ट बंगाल में। भारतीय कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग के T20 के चौथे संस्करण के ट्रॉफी और जर्सी का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो किया गया सौरव गांगुली और जहीर खान के द्वारा। किस देश द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है? इनका संबंध है ईरान से और ये है नरगिस मोहम्मदी, जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। किसके द्वारा फ्रेंड्स फॉर लाइफ पहल शुरू की गई है? ये किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। किस देश द्वारा ऊँटों के लिए कैमल पासपोर्ट जारी किया गया है? सऊदी अरेबिया के द्वारा। ब्रांड फाइनेंस की हालिया ग्लोबल टॉप 250 हॉस्पिटल 2026 के अनुसार भारत का एकमात्र सरकारी अस्पताल जिसे टॉप 10 में शामिल किया गया है ये है एम्स दिल्ली। किस राज्य द्वारा पढ़ाई विद एआई डिजिटल शिक्षा पहल की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है 18th लोकसभा के अध्यक्ष कौन है जिनके खिलाफ विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है? तो ये लाया जा रहा है ओम बिरला के खिलाफ। ठीक है, तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा सदन में उनको बोलने नहीं दिया गया था। इस घमासान को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष पार्टियों ने मिलकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है और विपक्ष का ये दावा है कि उनके द्वारा 100 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर जुटा लिए गए हैं। विपक्ष के 8 संसद को क्या उनका आरोप क्या है विपक्ष का कि उनके द्वारा जो है एक तो विपक्ष सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिला, 8 सांसदों को बजट सत्र से निलंबित किया गया और विपक्षी महिला सांसदों पर जो आरोप लगाए गए और ये कहा गया कि ओम बिरला के द्वारा जो है पक्षपात किया गया है। इसी के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव नोटिस लाया गया है। पहले हम पढ़ते हैं इस अविश्वास प्रस्ताव को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा क्या है। हमारे देश में 2 सदन है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। जो लोकसभा है इसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है और ये जो है स्पीकर के द्वारा जो है इस हाउस को चलाया जाता है। इस हाउस की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है। इसके मेंबर बनने के लिए जो है 25 ईयर जो है मिनिमम एज होना चाहिए। इसके अलावा जो है लोकसभा जो है 5-5 सालों के लिए जो है बनती है और ये 5 साल बाद ही इसका डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, मेंबर जो होते हैं इसमें जो है उनका डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है ये इसके मेंबर बनते हैं और इनके पास पावर है कि जो गवर्नमेंट है उसको उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो है मोशन वो ला सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो हम वोट देते हैं 18 साल से ऊपर के लोग जो वोट देते हैं उसके थ्रू जो है जब वो जीतते हैं तो इसके मेंबर डायरेक्ट बनते हैं। राज्यसभा की बात करें तो इसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। ठीक है, इसको प्रिसाइड करते हैं चेयरमैन जो कि होते हैं हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है। 30 ईयर जो है मिनिमम एज को होना चाहिए इसके मेंबर बनने के लिए। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, ये कभी भी जो है ये भंग नहीं होती है। ठीक है, इसमें के जो मेंबर होते हैं
वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। मतलब ये जो है, ये मेंबर कैसे इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, जो स्टेट और यूटी के जो एमएलए होते हैं वही जो है इसके मेंबर बनते हैं। और ये सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते हैं। और इनका जो मेंबर जो चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफेवर वोट के। ठीक है। अगर हम लोकसभा के स्पीकर की बात करें तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो वर्णन है हमारे संविधान के आर्टिकल 93 97 में दिया गया है। और स्पीकर का इलेक्शन जब लोकसभा के इलेक्शन हो जाता है उसके बाद जो है लोकसभा में ही सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू मेंबर जो प्रेजेंट रहते हैं वोटिंग देते हैं और उन्हीं में से जो है स्पीकर को चुना जाता है। ये जो है स्पीकर बनने के लिए एटलीस्ट जो है 25 ईयर जो है मिनिमम एज होना चाहिए और उस लोकसभा का सिटिंग मेंबर होना चाहिए। ठीक है। अब रिमूवल की क्या प्रक्रिया है, ये आर्टिकल 94 और 96 में जो स्पीकर के रिमूवल की प्रक्रिया जो है मेंशन है। इसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको जो है स्पीकर को रिमूव करने के लिए 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। मतलब एक रिजोल्यूशन जो है आपको पेश करना पड़ेगा लोकसभा में 14 डेज का नोटिस देके। उसके अलावा जो है कम से कम जो है 50 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए कि वो ये रिजोल्यूशन मोशन जो है स्पीकर के खिलाफ ला रहे हैं। इसके अलावा जो है अगर ये स्पीकर फिर ये रिजोल्यूशन जो है वो वोटिंग के लिए रखा जाता है लोकसभा में। और वोटिंग में रखने पे ये जो है इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए। मतलब जितने टोटल मेंबर हैं लोकसभा के माइनस जितने लोग अब्सेंट है उनको हटा के जो सीट बचती वो जो है उतनी मेजोरिटी मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो है जब तक रिजोल्यूशन लोकसभा में है उसके ऊपर वोटिंग हो रही, चर्चा हो रही है स्पीकर के हटाने के खिलाफ, स्पीकर जो है उस समय जो है लोकसभा का जो है प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं लोकसभा को। पर उनके पास जो है बोलने का और उसकी प्रोसीडिंग में भाग लेने का अधिकार है। वो लोकसभा में रह सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन लोकसभा को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लोकसभा के स्पीकर के पास जो एक पावर होती है कि वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस जो है वो भी इसको जो है नहीं यूज कर सकते हैं। मतलब जो स्पीकर जैसे कि स्पीकर जो होते हैं वो जैसे कि दो दलों के बीच जो है अगर वोटिंग सेम सेम हो जाए तो उस केस में जो है लोकसभा स्पीकर जो है वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस की यूज करते हैं, वो इस समय नहीं कर सकते हैं। इसमें जो है स्पीकर जो है नहीं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पर इस समय जब उनके खिलाफ रिजोल्यूशन चल रहा है तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और स्पीकर का जो है ये रिजोल्यूशन के अलावा और भी ग्राउंड पे रिमूवल होता है, जैसे कि लॉस ऑफ मेंबरशिप हो जाए अगर वो लोकसभा के मेंबर नहीं बन पाए। इसके अलावा उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया डिप्टी स्पीकर को। इसके अलावा जो है अगर वो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत जो है वो डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाए कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते हैं या नहीं है, तो उस केस में भी वो जो है उस स्पीकर पद से हटाए जा सकते हैं। ये आप मुझे बताइएगा ये जो है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये जो है ये ऐड किया गया है, ये डिस्क्वालिफिकेशन एज अ एमपी अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग द्वारा अशोक कुमार को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली का। तो इनके द्वारा जो है आर एलिस वाज का इन्होंने स्थान लिया है। और इससे पहले ये दिल्ली से जम्मू कश्मीर स्थानांतरित हो चुके हैं। मतलब जो ये आर एलिस बाज हैं वो दिल्ली के पहले जो है मुख्य चुनाव अधिकारी थे। अब ये जम्मू कश्मीर में स्थानांतरित हो गए और अभी जो है दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए हैं अशोक कुमार। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पंगनिया है। मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति माइकल राइंड्रियान है। नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटन है। सामिया सुलूहु हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय जोहार ममदानी बने। तदाशा मिश्रा झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी है। बंगाल सरकार के द्वारा ऋचा घोष को
जो है डीएसपी पद नियुक्त किया गया है। रॉ के जो प्रमुख है पराग जैन, इनको कैबिनेट सचिवालय में सचिव सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और जो है देश के 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। इसके अलावा जो है 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर प्रेम कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है ग्रीस के द्वारा। ठीक है, तो भारत और ग्रीस ने रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में इसके लिए जो है 5 वर्षीय रोड मैप विकसित करने के लिए ये एक घोषणा पत्र जारी किया गया है। और ये घोषणा पत्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा और ग्रीस गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री निकोलाओस जॉर्जियस के द्वारा ये द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी किया गया है। ग्रीस से रिलेटेड फैक्ट देखें तो ग्रीस एक यूरोप का देश है जिसकी राजधानी जो है वो एथेंस है। ठीक है, ग्रीस का सबसे ऊंचा जो चोटी है उसका नाम है माउंट ओलंपस। इसके बाद जो है इसकी जो सीमा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इथस्मस ऑफ कोरिंथ। ये जो है ये ग्रीस का जो ये एरिया है, ये जो साउथ ग्रीस है, ये जो है मेन ग्रीस के आइलैंड से कनेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं इथस्मस ऑफ कोरिंथ। ठीक है, इसके अलावा इसकी इधर सीमा ओनियन सी से लगती है और इधर मेडिटेरियन सी। ठीक है, इसका एक आइलैंड है जिसको सी ऑफ क्रेटा के अंदर जो है क्रेटे आइलैंड जो है ये यहीं पे स्थित है। यहाँ पे 2 स्ट्रेट हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे टर्की का थ्रेस, मतलब टर्की जो है उसका कुछ एरिया जो है एशिया महाद्वीप में आता है और कुछ एरिया यूरोप महाद्वीप में आता है। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रीस है यूरोप महाद्वीप का ये एरिया है, तो टर्की का जो एरिया यूरोप महाद्वीप में आता है उसको हम थ्रेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ब्लैक सी देख रहे हैं और यहाँ पे क्या है, सी ऑफ मरमरा है। तो जो ब्लैक सी है और सी ऑफ मरमरा है ये बॉस्फोरस स्ट्रेट के थ्रू जो है एक दूसरे से मिलते हैं और जो टर्की है वो यूरोप महाद्वीप में जाके इधर लगता है। ठीक है, यहाँ पे जो है इसके अलावा यहाँ पे एक और स्ट्रेट है जिसको हम ड्रेंड्रेन्स स्ट्रेट कहते हैं, जिसके थ्रू सी ऑफ मरमरा और एगियन सी जो है ये आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस देश को 17.50 करोड़ डॉलर की सहायता राशि प्रदान की गई है? तो ये सेशल्स को की गई है। अभी सेशल्स के जो है राष्ट्रपति पैट्रिक अर्मिनी भारत दौरे पे आए हुए हैं, 6 दिवसीय भारत दौरे पे, और इसी के बीच जो है भारत सरकार के द्वारा जो है इसकी सहायता राशि की घोषणा की गई है। और इसका जो है यूज है वो व्यापार, बुनियादी ढांचा, नवीकरण ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा जैसे मुद्दों में जो है इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, सेशल जो है ये अफ्रीका महाद्वीप आप देख रहे होंगे, अफ्रीका महाद्वीप में छोटा सा प्रायद्वीप है, यहाँ पे ये सेशल है जिसकी राजधानी विक्टोरिया है। अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड फैक्ट देखें तो जैन जी आंदोलन के बीच जो मेडागास्कर है इसके राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया था। इथोपिया देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेटर ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथोपिया पाने वाले पहले नेशनल लीडर बने थे नरेंद्र मोदी जी। उड़ीसा में आयोजित क्षेत्रीय एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2025 में इजिप्ट के द्वारा भारत के साथ एआई क्षेत्र में काम करने की घोषणा की गई थी। साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे है नीचे ये साउथ अफ्रीका में नीलकंठ बन्नी की 42 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई थी। वैज्ञानिकों द्वारा साउथ अफ्रीका में 60,000 साल पुराना जहरीले तीर का प्रमाण मिला था। मोजाम्बिक, यहाँ पे देख रहे हैं ये है मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक की जो मानवाधिकार कार्यकर्ता जिसका नाम है ग्रेका मार्शल, इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। इसके अलावा जो है जिम्बाब्वे में जो है के एक नेशनल पार्क में दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। बोट्सवाना से जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, बोट्सवाना यहीं पे है इसकी लोकेशन। यहाँ पे 8 चीते जो है भारत मंगवाए जा रहे हैं, मतलब बोट्सवाना के द्वारा भेजा जा रहा है। और इसके अलावा जो है सीशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिन जो है 6 दिवसीय भारत दौरे पे आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की तानिया नाथन देश की पहली दृष्टिबाधित जज नियुक्त होंगी? तो इनका संबंध है केरल से। तो तानिया ने दिव्यांगता के बावजूद सिविल जज
जो जूनियर डिवीजन है उसकी परीक्षा में दिव्यांग श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और ये संभवतः देश की पहली दृष्टिबाधित जज होंगी, क्योंकि पिछले साल जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है दिव्यांगों को न्यायिक सेवा में प्रवेश की अनुमति दी गई थी, जिनके बाद जो है इनके द्वारा ये एग्जाम पास किया गया है। फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो पहली बार जो है महिला कैडेट जो है साई जादव, इनके द्वारा आईएमएस से प्रादेशिक सेना का परीक्षण पूरा कर लेफ्टिनेंट पद पे ये नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी थी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बुरु बिस्ट्रौती बनी थी। सऊदी अरब को उत्तर से दक्षिण तक पैदल पार करने वाली पहली महिला एलिस मॉरिसन बनी है। उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव अनु गर्ग नियुक्त हुई है। दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय काम्या कार्तिकेयन बनी थी। न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है। जम्मू कश्मीर की सिमरन बाला जो है गणतंत्र दिवस परेड पे सीआरएफ के ऑल मेल मार्चिंग कंटिजेंट को नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी थी। और मौनीपुई साइवाइव ये किसी देश में हाई कमिश्नर पद पर नियुक्त होने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला आईएफएस बनी थी। और सुप्रीम कोर्ट में दलील रखने वाली पहली मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा आगामी चंद्रयान मिशन 4 के लिए चांद पर कौन सी साइट लैंडिंग के लिए फाइनल किया गया है? तो इसका नाम है मॉन्स माउंटोन। ठीक है, तो चंद्रयान जो 4 मिशन है तो इसके लिए इसरो ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में अपने लैंडर के लिए एक स्थान की पहचान की है। ये जो है चंद्रयान 4 मिशन जो है एक लूनर सैंपल रिटर्न मिशन के रूप में डिजाइन किया गया, मतलब वो चंद्रमा पे जाएगा वो और उस सैंपल रिटर्न करके वापस धरती पे आएगा। तो इस तरीके का मिशन जो है चंद्रयान 4 मिशन है और ये भारत का अब तक का सबसे जटिल चंद्रमा प्रयास होगा। और चंद्रयान 4 मिशन जो है इसका टारगेट जो है 2028 रखा गया है। तो इसरो के द्वारा जो है मून्स जो माउंटेन एक एरिया है चंद्रमा का, उसके 4 जगह को जो है सेलेक्ट किया गया था, जिसमें से एक जगह को फाइनल किया गया है। मून्स माउंटेन एरिया के एक जगह को फाइनल किया गया। तो मून्स माउंटेन पे जो है 4 जगह है, उसके नाम है MM1, MM3, MM4 और MM5। ये 4 जगह को पहले जो है टारगेट किया गया। इसमें से जो है MM4 जो है ना, इस जगह को जो है लैंडिंग के लिए चुना गया है। मून्स माउंटेन जो क्षेत्र है चंद्रमा का वो स्थान है जहाँ पे जो है लैंडिंग जो है चंद्रयान 4 मिशन होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ये जो एरिया है ये मतलब इसकी एरिया का पूरा जो है इमेज हाई रेजोल्यूशन कैमरा से पूरा इसका डेटा जो है इकट्ठा किया गया। उसमें ये पाया गया कि MM4 जो है उसके चारों तरफ 1 किलोमीटर गुना 1 किलोमीटर क्षेत्र में कम खतरनाक प्रतिशत लैंडिंग होने की संभावना है और इसलिए MM4 को चंद्रयान 4 मिशन के लिए संभावित लैंडिंग स्थल के रूप में माना जा सकता है। चंद्रयान 4 में क्या क्या विशेषता रहेगी? एक प्रोपोर्शनल मॉड्यूल होगा, एक डिसेंडर मॉड्यूल होगा, एक असेंडर मॉड्यूल होगा, एक ट्रांसफर मॉड्यूल होगा और एक री एंट्री मॉड्यूल शामिल है। चंद्रयान 4 मिशन है ये इसरो और जापान की जो स्पेस कंपनी है JAXA, इन दोनों के द्वारा जो है संयुक्त चंद्र अन्वेषण मिशन है। चंद्रयान 4 मिशन अगर सफल हो जाता है, मतलब अगर चांद पे जाके जो है और वहां से सैंपल इकट्ठा करके अगर वापस आ जाता है तो ये उन चुनिंदा ताकतों में शामिल हो जाएगा जो चांद से सैंपल लाने में सफल हुए, जैसे कि अमेरिका, रूस और चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा 13.5 मीटर व्यास की नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप विकसित किया गया है? तो ये किया गया है इंडिया के द्वारा। तो इंडिया के द्वारा जो है एक ये दूरबीन जो है अत्याधुनिक इंफ्रारेड तकनीक और ऑप्टिकल का बड़ा समन्वय होगी। इसे आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान एरिस नैनीताल के देव स्थल में स्थापित की गई 3.6 मीटर ऑप्टिकल दूरबीन के निर्माण और स्थापन का अनुभव काम आएगा। मतलब जो एरिस कंपनी है उसकी हेल्प ली जाएगी इसको बनाने में। इसका जो है अनाउंसमेंट अभी बजट 2026 में किया गया था, जिसके तहत जो टेलीस्कोप बनाया जाएगा ये हेनले रीजन जो लद्दाख में वहाँ पे लगाया जाएगा
और अगर ये पूरे तरीके से ऑपरेशनल हो जाती है तो इंडिया जो है ये लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो है इसके द्वारा जो है स्थापित करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल होगा, जिससे भारत को डिस्टेंस, गैलेक्सी और स्टार फॉर्मेशन और अंतरिक्ष ज्ञान के बारे में आसानी से जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा बजट में एक और चीज़ का जो है घोषणा की गई थी कि नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप की भी जो है उसको निर्माण किया जाएगा, जो कि पैंगोंग लेक लद्दाख है वहाँ पे स्थापित किया जाएगा, जिससे कि ये स्थापित किया जाएगा ताकि जो सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है और स्पेस वेदर है उसको समझा जा सके। अभी इंडिया में कौन कौन से लार्ज टेलीस्कोप जो है वो स्थापित हैं, इसमें है 3.6 मीटर का देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, जो कि इंडिया का अभी तक का लार्जेस्ट ऑपरेटिंग ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, जो कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस एरिस के द्वारा नैनीताल उत्तराखंड में बनाया गया है, जो कि 2016 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा 1.3 मीटर का देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप भी है, जो कि 2010 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा हिमालयन चंद्रा जो है ये लद्दाख के हेनले रीजन में प्रेजेंट है और ये 2 मीटर का क्लास टेलीस्कोप है, जो कि 2000 से जो है ऑपरेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा थ्वार्ट्स ग्लेशियर, जिसे डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अंटार्कटिका में। ठीक है, तो अंटार्कटिका में स्थित एक विशाल और महत्वपूर्ण हिमनद, जिसको अक्सर हम डूम्सडे ग्लेशियर कहते हैं, एक प्रलयकारी ग्लेशियर भी इसको कहा जाता है। ये अंटार्कटिका के अमुंडसेन सागर, ये अमुंडसेन सागर आप देख रहे हैं, अंटार्कटिका वेस्ट अंटार्कटिका का एरिया है। ठीक है, तो यहीं पे जो है थ्वार्ट्स ग्लेशियर जो है ये प्रेजेंट है, ये वेस्ट अंटार्कटिका का सीट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लगभग 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ, जो मोटे तौर पे अमेरिका राज्य फ्लोरिडा या ग्रेट ब्रिटेन के आकार के बराबर में थे। आपको देखने में यहाँ छोटा लग रहा है, लेकिन ये ग्रेट ब्रिटेन जितना बड़ा है उतना बड़ा ये ग्लेशियर है। अगर ये कहा जाता है कि अगर ये ग्लेशियर अगर पूरी तरीके से पिघल जाए तो ये समुद्र स्तर में लगभग आधा मीटर मतलब 2 फीट तक की वृद्धि हो सकती है। तो सोचिए कितने सारे जो आइलैंड या समुद्र के किनारे बसे हुए देश हैं वो पानी में समा जाएंगे। तो अभी ये इसमें देखा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये ग्लेशियर जो खतरनाक गति से पिघल रहा है, और वर्तमान में जो अगर वैश्विक समुद्र में होने वाली वार्षिक वृद्धि कहें पिघलने के कारण, तो वो 4% वार्षिक वृद्धि हो रही है समुद्र स्तर में। ठीक है, तो इसका कारण शोधकर्ताओं ने बताया कि इसके ग्लेशियर के नीचे से जो है ना वो गर्म समुद्री पानी की धाराएं बह रही हैं, जिसके कारण जो है इसका जो बेस लाइन है या ग्राउंडिंग लाइन है वो धीरे धीरे पीछे हट रहा है, और जिसके कारण क्या हो रहा है ये अंदर से खोखला और कमजोर होता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही अंटार्कटिका में ही जो ग्लेशियर को संरक्षित करने के लिए आइस वॉल्ट का जो है ये निर्माण किया जा रहा था, कि ताकि आने वाले समय में जो ग्लेशियर है उनको जो उनका संरक्षण हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है वर्ल्ड पल्स डे। तो इस बार की थीम है पल्स ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू द एक्सीलेंस। अगर पल्सेस की बात करें तो इंडिया में टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है मध्य प्रदेश। ये 2025-26 तक के आंकड़ों के हिसाब से मैं बता रही हूँ। मध्य प्रदेश जो है ये टॉप पोजीशन पे है, और मध्य प्रदेश जो है पूरे इंडिया के लगभग 30% जो है प्रोडक्शन करता है पल्सेस में। सेकंड नंबर पे जो है वो महाराष्ट्र है, जो कि तूर ग्राम और उड़द दालों का प्रोडक्शन करता है मेजॉरिटी। और थर्ड नंबर पे है राजस्थान, जो कि एराइड एडेप्टेड पल्सेस का निर्माण ये प्रोडक्शन करता है। और फोर्थ नंबर पे है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा दलहन और मतलब जिसको हम कहते हैं दाल के लिए एक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए पिछले साल 11,440 करोड़ रुपए के बजट के साथ घोषणा की थी, और इसके साथ ही दलहन आत्मनिर्भर मिशन जो कि चालू है 2025-26 से लेकर 2030-31 के लिए शुरू किया था। इसका उद्देश्य है, और इसकी घोषणा कहाँ से की गई थी? इसकी घोषणा की शुरुआत जो है इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है कहाँ से किया गया था? दिल्ली से किया गया था। ठीक है,
तो इसके लिए जो है ये सरकार का लक्ष्य रखा गया है कि 2030-31 तक उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाना है, उन्नत बीजों को वितरण करना है और 4 वर्षों तक एमएसपी पे तुअर, उड़द और मसूर, ये 3 दाल इंपॉर्टेंट है, कि 100% खरीद सुनिश्चित करना है। ठीक है। इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड फैक्ट देखें तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन और उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे मनाया जाता है। 25 जनवरी को जो है नेशनल वोटर डे मनाया जाता है, जिसकी थीम थी माई इंडिया माई वोट। इसके अलावा जो है नेशनल वोटर डे के अलावा नेशनल टूरिज्म डे और वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पे जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है और 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में पाई गई लिरियोथेमिस केलारिस क्या है? ये एक तरीके की ड्रैगन फ्लाई की न्यू स्पीसीज जो है वो केरल में पाई गई है। तो ये नई प्रजाति लिरियोथेमिस क्रेडिनिस की पहचान की गई है। ये समानता सिलेंडर बमबारिर के नाम से जानी जाती है और ये जो कीट है औपचारिक पहचान के बाद 1 दशक से अधिक के बाद इसकी खोज की गई है। कुछ हम फैक्ट देख लें तमिलनाडु और केरल से रिलेटेड। तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया गया था। इसके अलावा भारत का पहला सोवेरियन एआई पार्क जो है तमिलनाडु के चेन्नई में स्थापित किया गया है। केरल से रिलेटेड फैक्ट देखें तो दक्षिण भारत का पहला कुंभ मेला जो है वो केरल के मल्लपुरम में आयोजित हुआ है। केरल जो है देश का पहला स्टेट बैक्टीरियम घोषित होने वाला राज्य बना है और इसके द्वारा जो है बैसिलस सबटिलियस को स्टेट बैक्टीरिया घोषित किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है केरल के तिरुवनंतपुरम से शुरुआत की गई थी और सीनियर सिटीजन को समर्पित बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य भी यही बना था और इसके अलावा इसके द्वारा ही इस बजट के अनुरूप सीनियर सिटीजन कमीशन का भी गठन किया जाएगा और ऐसा करने वाला भी ये पहला राज्य होगा। आक्रामक पौधों की पहचान के लिए केरल के द्वारा नियोफाइट आईडी ऐप लॉन्च किया गया है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 77 रिपब्लिक डे परेड में पहली बार किस भारतीय फिल्म डायरेक्टर द्वारा सिनेमा का प्रतिनिधित्व किया गया था? तो ये किया गया था संजय लीला भंसाली के द्वारा। ठीक है। आज का क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के देवनी मोरी अवशेष पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के तहत किस देश में प्रदर्शित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है भूटान, श्रीलंका, नेपाल और चाइना। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।